तो बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर में हम जानते हैं ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। दोनों ही वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम किसी भी दो गिवन वेक्टर को ऐड करते हैं और फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका ये फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। और जो रिजल्टेंट का किसी एक गिवन वेक्टर के साथ अगर कोई एंगल मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा है या बीटा है, जैसे इस केस में मैंने माना हुआ है ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल अल्फ़ा माना हुआ है और बी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल बीटा माना हुआ है। तो यदि हम अल्फ़ा के ऊपर लगाए tan अल्फ़ा तो वो हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a+b cos थीटा, जहाँ पे b वो वेक्टर होता है जिसके साथ एंगल नहीं माना हुआ है, ठीक है ना। उसी के साथ साइन वाला टर्म भी आता है, उसी के साथ कॉस वाला भी। सिमिलरली ऐसे tan बीटा की बात करें, बीटा ये वाला एंगल, तो उस हिसाब से ये बनेगा a sin थीटा अपॉन b + a cos थीटा, जहाँ पे a वो साइड है जिसके साथ मैंने एंगल नहीं माना हुआ है। तो सिमिलरली उस वाले साइड के साथ ही साइन थीटा और कॉस थीटा वाले टर्म आते हैं, ठीक है ना। ओके चलो अब हम आगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, देखो आगे। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है ऑन वेक्टर एडिशन। अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, वन 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ एंड अदर 30√3 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ के डायरेक्शन में। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों वेलोसिटीज़ को एक डायग्राम के हेल्प से अगर आपको दिखाऊं तो ये है आपका नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन इधर होता है, नॉर्थ, फिर ईस्ट इधर होता है आपका, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब देखो इसने पहली नॉर्थ डायरेक्शन में दिया है वेलोसिटी कितना, टू वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। अच्छा पहला ईस्ट के डायरेक्शन में, ये हो गया आपका पहला वेलोसिटी ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। और अगला वेलोसिटी जो है बेटा, अगला वेलोसिटी कितना है 30√3 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। तो 30√3 मीटर पर सेकेंड ये आपका है ड्यू नॉर्थ, ठीक है। ये वेलोसिटी जो है 30√3 को दिखा रहा है। तो ये वाला है 30 मीटर पर सेकेंड और ये वाला हो गया 30√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ड्यू नॉर्थ। तो इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा है। अब बताओ बेटा कितना आसान है ये सवाल। देखो सिंपल है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। अब देखो इन दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं, तो ऐसे में पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो और जो इसका जो डायगोनल आएगा, दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, है ना। तो इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है वो इस डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट होगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ v, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। अब सिंपल सी बात है, इसका मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे और फिर डायरेक्शन अलग निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए देखो बेटा, तो सबसे पहली बात मैग्नीट्यूड के लिए हम लिखेंगे v विल बी इक्वल्स टू √va का स्क्वायर प्लस vb का स्क्वायर। अब शॉर्ट में देख लो, डायरेक्ट मैं लिख नहीं रहा हूँ, +2ab cos थीटा लिखूंगा, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में बेटा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और बेटा cos 90, जैसे मैग्नीट्यूड आपका a² + b² 2ab cos थीटा होता है, cos 90 बेटा जीरो होता है, तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हो, जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं आपस में तो उनका रिजल्टेंट √va का स्क्वायर प्लस vb का स्क्वायर ही होता है। 2ab cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हर बार जीरो होता है। तो एनीवेज इसको आगे बढ़ाता हूँ, देखो बेटा अंडर के अंदर va का स्क्वायर, किसी को भी a b मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट सपोज मैंने इसको va मान रखा है, इसको vb मान रखा है, ठीक है, उसने बोर्ड क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो हम मान लेते किसी को भी। तो va का स्क्वायर इज 30 का स्क्वायर और vb का स्क्वायर इज 30√3 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर भी कर देता हूँ जो कि 3 हो जाएगा, ठीक है, मैंने अलग अलग कर दिया है, 30 का स्क्वायर अलग कर दिया और √3 का स्क्वायर अलग कर दिया। तो अगर आप गौर करो, देखो बेटा दोनों टर्म में से 30 का स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, जिसको मैं बाहर 30 के रूप में निकाल सकता हूँ। अंडर रूट के अंदर यहाँ से रह जाएगा 1 प्लस यहाँ से रह जाएगा 3, तो 1 + 3 ये 4 हो गया, अंडर रूट के बाहर आके 2 बन गया, 2 3 = 6, ये आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बना है उसका मैग्नीट्यूड बन रहा है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के रिजल्टेंट निकाला। अब मैं डायरेक्शन के लिए कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। लेट सपोज मैंने इधर ये वाला एंगल अल्फा मान लिया। अब मैं रिजल्टेंट का किसी एक गिवन वेक्टर के साथ डायरेक्शन को दिखाना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो tan अल्फा का एक्सप्रेशन होगा डायरेक्शन के लिए, ये मेरा मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन था। यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाया रिजल्टेंट वेक्टर का। अब मैं डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ मैं डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है ना। डायरेक्शन के लिए tan अल्फा बराबर ये जैसे आपका va है और आपको पता है जहाँ से एंगल मानते हैं वो वाला आता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इसके साथ आते हैं दूसरे वाले के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा vb sin थीटा अपॉन va + vb cos थीटा, ठीक है। जिस तरीके से हमने जब
यहाँ पे अल्फा एंगल हमने ए वेक्टर के साथ माना है ना, तो टेन अल्फा बना था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। मतलब अल्फा जिस वेक्टर के साथ माना वो वेक्टर देखो अकेला आता है, और बाकी दूसरे वाले वेक्टर के साथ या दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने अल्फा एंगल जो है वो किसके साथ माना है बेटा, वो मैंने माना है इस वाले वी ए के साथ, है ना। तो वी ए अकेला रहेगा, वी बी के साथ कॉस थीटा और साइन थीटा वाले टर्म आएंगे। तो देखो वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए प्लस वी बी कॉस थीटा। तो एक्चुअली कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला है नहीं कि आप रटते रहो, कुछ बुक्स में इसको पी क्यू के टर्म में भी दिखाते हैं। तो अच्छा यही है कि आप ये इस चीज़ को समझ लो कि इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है ना। तो जिसके साथ आप एंगल को मानते हो वो देखो अकेला रहता है, और बाकी दूसरे अगले वाले के साथ एक बार ऊपर साइन आता है और नीचे एक बार प्लस में कॉस आता है, ठीक है। एनीवेज एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाता हूँ। वी बी की वैल्यू है आपकी 30 इंटू √3 इंटू साइन थीटा तो बेटा है साइन 90 डिग्री, सो 1 हो गया बेटा, ठीक है। साइन 91 हो गया, क्योंकि ये इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना वो थीटा होता है। तो अब वी ए आपका अगेन क्या हो गया 30 प्लस वी बी कॉस थीटा, बेटा कॉस 90 जीरो होता है तो यहाँ पे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो 30 देखो, अब देखो 30 से 30 कटा, √3 बचा, ऊपर बचा √3, और √3 को मैं लिख सकता हूँ 1060 बेटा। 1060 की वैल्यू जो होती है वो √3 होता है, ठीक है ना। तो टेन अल्फा जो है वो किसके बराबर आ रहा है 1060 के। अगर 10 से 10 कंपेयर करें तो अल्फा इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्टेंट है वो वी ए के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा 60 डिग्री। तो देखो हमने दोनों बात कर ली, दो अलग अलग वेलोसिटी वेक्टर दिए हुए थे, उनका रिजल्टेंट पूछा था। तो जब भी वो रिजल्टेंट पूछ रहा है, रिजल्टेंट क्योंकि वो भी खुद एक वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब भी वो हमसे रिजल्टेंट पूछेगा हमें ये बात श्योर होना चाहिए कि हमें मैग्नीट्यूड भी बताए हम और साथ में उसका डायरेक्शन भी, क्योंकि एक वेक्टर तभी कंप्लीटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है जब आप उसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी इंफॉर्मेशन दो और साथ ही साथ डायरेक्शन के बारे में। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया, मैग्नीट्यूड निकाल के दिया, और डायरेक्शन के लिए हमने ये टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाया, उस हिसाब से हमने ये एंगल भी निकाल के दिया कि रिजल्टेंट हमारा गिवन वी ए वैक्टर के साथ इतना एंगल पे सिचुएटेड है। आई होप इतनी बात समझ में आती होगी बेटा। अब देखो बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। दोनों फोर्सेज है, फोर्स अगेन वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो दोनों के जो फोर्सेज होते हैं उनका रेशियो 3:5 दिया हुआ है, गिव्स अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। मतलब इन दोनों का, ये जो दो फोर्सेस की बात कर रहा है उन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालते हैं वो 35 न्यूटन आता है। इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी 60 डिग्री, इन दोनों वेक्टर के बीच का यदि एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो ईच फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए। तो सबसे पहले इसको भी वही वेक्टर एडिशन नॉर्मल अप्रोच करेंगे, क्योंकि इधर फोर्सेस का रेशियो दिया हुआ है। तो लेट मी कंसीडर, मान लेते दो फोर्सेस है हमारे, पी क्यू ए बी कुछ भी मान सकते हैं, तो पी क्यू मान लेते। लेट सपोज पहला फोर्स है पी, उसको 3x मान लेते, और अगला फोर्स है क्यू, उसको 5x मान लेते, ठीक है ना। दोनों इस रेशियो में ना 3:5 में, तो एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल मैग्नीट्यूड 3x और 5x है। बस x की वैल्यू निकालना हमारा मोटिव होगा, ठीक है ना। एनीवेज, तो p हमने 3x मान लिया, q हमने 5x मान लिया, इन दोनों रेशियो में थे। अच्छा, इनका रिजल्टेंट 35 न्यूटन आता है। तो देखो यही से इक्वेशन बन जाएगा हमारे लिए कि सबसे पहली बात हमें पता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है √, क्योंकि p और q मान चुका हूँ तो इनके टर्म में p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस थीटा, ये होता है कि नहीं बेटा, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट हमारा 35 न्यूटन आना है, वो हमें पता है। √ के अंदर p और q हम मान चुके, 3x का स्क्वायर होगा ये, प्लस 5x का स्क्वायर होगा ये, प्लस 2 टाइम्स 3x इंटू 5x इंटू कॉस थीटा। बेटा मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, कॉस थीटा यहाँ पे क्या बनेगा cos 60 बनेगा कि नहीं, और cos 60 होता है 1/2, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो 1/2, ये 2 से 2 कटा, तो आपका ये कितना बना बेटा, देखो यहाँ पे बन रहा है ये 9x², 3x का स्क्वायर खोल दिया, नया 3 का 9 और x का x², प्लस ये बना 25x², एंड सिमिलरली बेटा 2 से 2 कट चुका है, 3 5 जा 15 और x इंटू x² प्लस 15x², और ये 9 प्लस 25 प्लस 15, ये हुआ बेटा आपका 49x²। तो √ के अंदर ये बना आपका 49x²। हमें पता है कि ये जो 49x² है बेटा, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, और 49 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा फिर 7 बनेगा।
7 और एक्स स्क्वायर एक्स के रूप में बाहर आ गया, तो 35 इक्वल टू 7x। इस हिसाब से अगर x देखे, उस हैंड को इधर सपोज करो और इस हैंड को इधर सपोज करो, यदि x देखे तो 35 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया आपका 5। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 5 न्यूटन, है ना। तो x को यहाँ पे पुट करो तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, इस हिसाब से आपको p मिल गया 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15 न्यूटन, है ना। और q आपका है 5 टाइम्स x, मतलब 5 टाइम्स 5, ये बन गया आपका 25 न्यूटन। और देखो यही उसने हमसे पूछ रखा था कि कैलकुलेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो देखा बेटा कितना आसान है, सिंपल आपको एडिशन का फॉर्मूला लगाना है। मैग्नीट्यूड का ईच फोर्सेस का मैग्नीट्यूड उसने दे रखा था 3:5 रेशो में, हमने मान लिया 3x और 5x, वैल्यू पुट करी, ठीक है, सॉल्व किया, x को सब्जेक्ट बनाया और x की वैल्यू आ गई, x को वापस पुट किया, हमें इंडिविजुअल p और q फोर्सेस की वैल्यू पता चल गई, और वही हमसे पूछा था। ठीक है बेटा, आई होप इतनी बात समझ में आती होगी। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें बस थोड़ा लैंग्वेज ही आपको गड़बड़ लग सकता है, बाकी सवाल बहुत आसान है। देखो ये बोल रहा है 2 इक्वल वेक्टर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर। इसका मतलब है, देखो सबसे पहली बात तो जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहा है वो आपस में खुद बराबर है, ठीक है ना, 2 इक्वल वेक्टर्स। और उसके बाद जो इन दोनों का रिजल्टेंट बनता है वो खुद बराबर है इनमें से किसी एक के। मतलब ऑब्वियस ही बात है, देखो गिवन हमारे पास सिंपली इतना है कि अब मान लेता हूँ लेट दी 2 वेक्टर्स आर p एंड q, तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा q वेक्टर के, और जो इन दोनों का मिलके जो रिजल्टेंट बनता है ना, वो रिजल्टेंट भी इन्हीं में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है। एज सिंपल एज दैट। अगर ये इसकी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 होगी, जो रिजल्टेंट आता है उसकी भी वैल्यू 2 ही आती है, मतलब इन्हीं में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है ना। तो इक्वल टू आइदर, ठीक है, समझ में आ गया। तो उस हिसाब से व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम, मतलब इनके बीच का p और q के बीच का एंगल पूछ लिया है। तो सिंपल अगेन वही एडिशन पे बेस्ड फॉर्मूला लगा दो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, हमने p और q मान लिया तो उस हिसाब से p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये बनेगा कि नहीं। ठीक है, अब देखो सबको किसी एक के टर्म में क्लियर कर दो। देखो मैं सबको मान लो p से रिप्लेस कर देता हूँ, रिजल्टेंट को भी p लिख देता हूँ क्योंकि सारे बराबर है। पी स्क्वायर को तो पी स्क्वायर रहने दिया, क्यू स्क्वायर को भी पी स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स पी इंटू पी और कॉस थीटा। ठीक है, यही हमें निकालना है कि थीटा कितना है, देखना ज़रा। अब देखो बेटा, तो p इक्वल्स टू, ठीक है, एक काम करते दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, ये बन जाएगा पी स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या बनेगा 2p स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बन गया आपका 2p स्क्वायर, और देखो यहाँ पे भी ये बन रहा है 2p इंटू पी, 2p स्क्वायर, तो प्लस का सॉरी ये स्क्वायर लगाना भूल गया, 2p स्क्वायर और टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से हमें p ही निकालना है ना, p को एक तरफ करना है, तो p को देखो यहाँ पे कॉमन लो, 2p स्क्वायर लिया और यहाँ से बना 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि p को इधर निकाल लेंगे साइड में तभी कॉस थीटा अकेला बचेगा, तो यहाँ पे बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, है ये p स्क्वायर है। अच्छा फिलहाल तो ये यहीं पे काट दो यार, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा दोनों तरफ, है ना, यहाँ पे 2 बचा। तो अगर आप गौर से देखो इस 2 को उस तरफ ले जाते हैं, देखो मैं इस हैंड को इधर लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा और इक्वल्स टू इसके साथ जो 2 मल्टीप्लाई में था उसको उस तरफ ले गया, ये कटने के बाद यहाँ पे 1 बचा था तो यहाँ बनेगा 1/2, ठीक है। और सिमिलरली बेटा कॉस थीटा जो बनेगा उसको 1 को उधर ले जाओ, ये बनेगा 1/2 माइनस 1, जो कि और कुछ नहीं है, माइनस का हाफ बन जाएगा, ठीक है, माइनस का हाफ। तो कॉस थीटा बराबर आ गया माइनस का हाफ। और बेटा मैं आपको बता दूं ये होती है वैल्यू हमारी कॉस 120 डिग्री का, ठीक है, कॉस 120 डिग्री। आपको आइडिया लगाने के लिए इधर दिखा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। 120 को हम 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस 120 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 करके 120 आता है। तो इन केस यदि आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते होते, देखो कॉस 90 प्लस 30 को आप सॉल्व करते तो कैसे आता, 90 प्लस करके ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देता बेटा, कॉस नहीं देता, तो कॉस की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। उसके बाद हमें इसकी कौन सी वैल्यू रखनी है, कॉस 30 की, और बेटा कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, सॉरी देखो दोबारा सुनो, देखो कॉस 120 को मैं कॉस 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ कि नहीं, कॉस 90 प्लस 30, सबसे पहले मैंने बताया सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन की वैल्यू आएगी
पॉजिटिव, लेकिन कॉस कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले तो इसका एक नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं, जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉस की वैल्यू है। और सेकंड में ओनली साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। लेकिन 90 के साथ है तो रेशो भी चेंज हो जाएगा। कॉस 90 का कितना हो जाएगा, साइन, है ना, 90 प्लस थीटा होता है तो साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन 30। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2। इसीलिए बेटा मैंने जो है कॉस, ये जो माइनस का हाफ था उसको मैंने डायरेक्ट कॉस 120 लिख दिया था, क्योंकि 120 का मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखाया, वो माइनस का 1/2 ही आता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, माइनस के 1/2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कॉस 120 डिग्री से। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में कॉस थीटा है, कॉस से कॉस कंपेयर करो, थीटा आपका आ गया 120 डिग्री, ठीक है। इस हिसाब से हमारे जो गिवन वेक्टर्स थे उनके बीच का एंगल क्या रहा होगा बेटा, 120 डिग्री। तभी ऐसे केस में अगर यदि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल था तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन्हीं में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा, जब उनके बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना रहेगा, 120 डिग्री। यही आपसे सवाल में पूछा था, कितना आसान था। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो इसको ज़रा समझो। देखो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, ठीक है। मतलब कि दोनों वेक्टर के सम हमें दे रखा है, मैग्नीट्यूड्स का सम कितना है बेटा, आपका 18 न्यूटन, ठीक है ना। 18 न्यूटन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम दे रखा है। कंफ्यूजन नहीं होगी अगर मान लेते पहले हम दोनों वेक्टर्स, लेट दी टू वेक्टर्स बी पी एंड क्यू, मान लेते दोनों वेक्टर हमारे पी और क्यू है। तो देखो इस हिसाब से अब गिवन समझ में आएगा, गिवन हमारे पास क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो उसने पी प्लस क्यू इन दोनों का सम की वैल्यू हमें 18 न्यूटन दिया हुआ है, ये समझ में आ कि नहीं। दूसरा गिवन हमारे पास है, इसने एक इसके रिजल्टेंट की बात करी कि पी और क्यू की वैल्यू सॉल्व करके जो रिजल्टेंट निकालते हैं हम, वो रिजल्टेंट की वैल्यू आती है 12 न्यूटन, ठीक है। इस पी और क्यू के रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है हमारे, 12 न्यूटन। और यहाँ पे बता रखा है यदि रिजल्टेंट ने 90 डिग्री का एंगल बना रखा है किसके साथ, फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, यानी कि इन दोनों में से जो भी स्मॉलर मैग्नीट्यूड का उसके साथ बीटा एंगल या जो भी इन्होंने एंगल रिजल्टेंट का मान रखा है, और वो है 90। मतलब मैं एक काम कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ पे मान लेता हूँ वेयर पी इज ग्रेटर देन क्यू, ठीक है ना। भाई दो वेक्टर हमने पी और क्यू माने, तो इसमें एक छोटे बड़े की भी तो बात हो रही है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास पी बड़ा है क्यू से, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसे केस में इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, मान लेता हूँ ये कोई पी वेक्टर है, ये आपका क्यू वेक्टर है, और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू वेक्टर से ज़्यादा दिखाया मैंने यहाँ पे, है ना। बेटा जब भी आप एरो हेड लगा दो और आगे पीछे मॉड लगा दो, उससे भी मैग्नीट्यूड समझ में आता है, लेकिन अगर आप वेक्टर के ऊपर से एरो ही हटा दो तब भी हम उसके मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात करते हैं। सिंपल पी लिखने का मतलब है पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। चलो तो ये पी वेक्टर है, ये आपका क्यू वेक्टर है, तो मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ का ही आ रहा है, ठीक है ना, जिसको मैं आर से दिखा रहा हूँ, दिस इज आर वेक्टर। तो इस रिजल्टेंट ने छोटे वाले मैग्नीट्यूड के साथ, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ कितना एंगल बना रखा है, 90 डिग्री। तो अभी मैंने पी को बड़ा माना, क्यू छोटा है ना, तो मतलब क्यू के साथ इन्होंने क्या बना रखा है, 90 डिग्री का एंगल। दिस इज योर बीटा, जो हम 10 बीटा करके एक्सप्रेशन निकालते हैं ना, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं, ये बीटा एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। तीन चीज़ें गिवन है, पी प्लस क्यू का सम दिया हुआ है, रिजल्टेंट की वैल्यू बताई हुई है हमें, और साथ ही में रिजल्टेंट ने जो एंगल बना रखा है किसी एक गिवन वेक्टर के साथ, वो एंगल हमें पता है, बीटा की वैल्यू पता है। ये तीन चीज़ें सवाल में गिवन है। अब इनका हम यूज़ करेंगे और जो ये पूछ रहा है हम उसको निकालेंगे। इसने पूछा क्या है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस। अच्छा पी और क्यू की सिंपल वैल्यू पूछी है। इतनी बात क्लियर होती होगी, एक बार सवाल को आप चाहे तो दोबारा पढ़ सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके आप चाहो तो सवाल को दोबारा पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो बेटा अब आप गौर करो इस सवाल में, देखो पी और क्यू के बीच में भी तो कोई एंगल रहा होगा ना, पी और क्यू के बीच में भी तो कोई एंगल रहता है जिसको हम थीटा बोलते हैं, ठीक है। ये है वो वाला एंगल, और इसको हमने बोला थीटा, ठीक है। पी और क्यू के बीच का एंगल कितना है, थीटा, और वो तो रिजल्टेंट का किसी एक गिवन वेक्टर के साथ एंगल 90 डिग्री है, जो कि जिसको हम जनरली बीटा से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो चलो बहुत बढ़िया। अब आप आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा कि यहाँ पे 3 अननोन होंगे बेटा, ठीक है, और 3 ही इक्वेशन बनेंगे, तभी उन 3 अननोन की वैल्यू पता कर पाएंगे हम, ठीक है। देखो जरा आगे आगे बढ़ते, देखो सबसे पहली बात मैं सॉल्यूशन का पार्ट अब लिख रहा हूँ,
वो तो मैंने गिवन लिख रखा है, अब मैं सोल्यूशन के आगे अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात हमारे पास एक ये इक्वेशन गिवन है कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन दोनों का सम 18 न्यूटन है। इसको तो मान लिया फर्स्ट, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई कि नहीं, पी और क्यू में, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन है बेटा रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट क्या है, देखो रिजल्टेंट निकलता कैसे, पी और क्यू का ही तो है, जो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी पी क्यू, ए बी की आदत पड़ी हुई है, ठीक है, 2pq कॉस थीटा, ये बनता है कि नहीं बेटा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लगाओ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। देखो रिजल्टेंट उसने ऑलरेडी दे रखा है हमें 12 न्यूटन का, रिजल्टेंट पुट कर दो 144, 12 का स्क्वायर 144 आ गया, और ये बन गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एज इट इज लिख दो, चलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब देखो इसके आगे अप्रोच तो हम कुछ कर नहीं सकते, सॉल्व तो और कुछ कर नहीं सकते, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। थर्ड एक और चीज़ देख लो बेटा, थर्ड ये भी तो गिवन था कि रिजल्टेंट ने छोटे स्मॉलर एंगल के साथ या स्मॉलर वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, तो एक टेन बीटा का भी एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं ना। तो ये पहला पॉइंट, यहाँ से हमने रिजल्टेंट वाला दूसरा पॉइंट, और यहाँ पे हम टेन बीटा वाला एक्सप्रेशन देखेंगे। तो टेन बीटा इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे हमने देखो एंगल किसके साथ, क्यू के साथ मान रखा है ना, तो पी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ये बनेगा कि नहीं, ठीक है। अब देखो इस हिसाब से टेन बीटा बराबर ये आया कि नहीं, और टेन बीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, यहाँ पे रख दो टेन 90 डिग्री, ये आ गया आपका टेन 90 डिग्री इक्वल टू दिस पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। अच्छा, टेन 90 की वैल्यू बेटा इन्फिनिटी होती है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है, मैं लिख देता हूँ पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको एज इट इज सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, हम कर लेते चालाकी दिखाते मैथमेटिक्स वाली, हम दोनों तरफ ले लेते रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेने से देखो क्या होगा बेटा, इधर राइट हैंड को मैं इधर लेफ्ट हैंड में लिख रहा हूँ, तो इधर तो बनेगा आपका क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ठीक है, और डिवाइड में चला जाएगा आपका पी साइन थीटा, और उसके लेफ्ट हैंड को मैं इधर राइट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इधर बन जाएगा 1/इन्फिनिटी, जो कि क्या होता है 0, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ये जो 1/इन्फिनिटी है, 1 नॉट डिफाइंड, वो 0 आता है बेटा, क्योंकि 1/0 ही तो इन्फिनिटी बनती है, तो अगेन उसका रेसिप्रोकल किया, ये 0 आएगा 1/इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्यू प्लस पी कॉस थीटा को ऊपर दिखाया और पी साइन थीटा को नीचे दिखाया, तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये रिजल्ट आया कि नहीं। अच्छा, यहाँ से देखो पी साइन थीटा को उस तरफ भेजो, तो यहाँ पे बना आपका क्यू प्लस पी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। पी साइन थीटा 0 हो जाने के बाद ये आपका तीसरा इक्वेशन बना है। इसके आगे देखो आप तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो अब फिलहाल देखो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुआ है, और देखो बेटा इन 3 इक्वेशन में मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया था, यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन होंगे। देखो बीटा तो हमें पता था, ये थीटा नहीं पता है हमें पी और क्यू के बीच का, और पी और क्यू के दोनों का मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, तो पी और क्यू का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो गया, 2 अननोन, और बी इनके बीच का एंगल एक तीसरा अननोन है। और अब देखो मैथमेटिकली बिल्कुल वैसा ही माहौल बन रहा है, एक पी क्यू में एक इक्वेशन, अगला ये आपका क्या बन गया, पी क्यू और थीटा में अगला इक्वेशन, और एक बन गया आपका क्यू पी और थीटा, अगेन ये भी पी क्यू और थीटा में तीसरा इक्वेशन। तो आप देख रहे हो 3 अननोन और आपके पास बन गया 3 इक्वेशन। अब बड़ी आसानी से इनके कॉम्बिनेशन से हम आंसर को निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा, तो जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि देखो सेकेंड इक्वेशन को देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखो इसको अगर किसी एक वेरिएबल के टर्म में रिड्यूस करना है, तो मान लेता हूँ देखो क्यू को तो मैं पी के टर्म में रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्यू को लिखा जा सकता है 18 माइनस पी, बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो क्यू की जगह मैं 18 माइनस पी लिख दूंगा, तो उसका स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कैसे रिप्लेस करें, तो आप गौर करो, देखो बेटा इस वाले इक्वेशन से देखो पी कॉस थीटा को, देखो मैं ये बाकी का मॉडिफिकेशन रेड से दिखाता हूँ मैं आपको, इधर से पी कॉस थीटा को माइनस का क्यू लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना, पी कॉस थीटा कंप्लीटली पी कॉस थीटा के टर्म को माइनस का क्यू लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे बेटा, या फिर माइनस का पी मैंने यहाँ पे किससे सब्सटीट्यूट किया बेटा, यहाँ पे पी क्यू को भी पी के टर्म में किया ना, एक काम करते क्यू के टर्म में कर देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी पड़ रहा है ना, अदरवाइज बस कुछ नहीं है, डिवाइड का टर्म आ जाएगा एक, ठीक है, 1 अपॉन करके जाएगा, तो हम सिंपल एक काम करते हैं क्यू स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं,
ठीक है। तो देखो पी के जगह मैं इसको 18 माइनस क्यू लिख दूंगा, ठीक है ना। देखो चले इसको करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास 144 लेफ्ट हैंड में है, ठीक है, ये रहा 144। फिर प्लस पी स्क्वायर, पी की जगह आप क्या लिखोगे बेटा 18 माइनस क्यू इक्वल्स टू 18 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो पी स्क्वायर की जगह 18 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और ये तो क्यू स्क्वायर है ही हमारे पास एज इट इज, प्लस का क्यू स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इस वाले टर्म में देखो प्लस 2pq कॉस थीटा। अब इधर भी मुझे p को रिप्लेस करना है ना, तो एक काम करते हैं, q को तो रखे रहने देना, p इंटू कॉस थीटा को देखो बेटा, p इंटू कॉस थीटा को माइनस टाइम्स q लिख सकते हैं कि नहीं फ्रॉम थर्ड। तो इस जगह में p इंटू कॉस थीटा, q तो रहेगा, देखो 2 इंटू क्यू रहेगा, बस p कॉस थीटा को मैं माइनस क्यू पुट कर रहा हूँ, तो इधर बन जाएगा माइनस क्यू आते ही माइनस का 2q स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का 2q स्क्वायर। आई होप बेटा इतनी बात क्लियर होती होगी, ठीक है। एक बार वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो चाहो तो दोबारा। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ फिलहाल। यहाँ पे आपका 144 है, इसके आप स्क्वायर को खोलो, इसमें 18 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका 324। 18 का स्क्वायर होता है 324, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका बन गया क्यू स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टाइम 18 इज 36, तो ये बन गया आपका 36q, ठीक है ना बेटा। बाहर चल रहा था आपका प्लस का क्यू स्क्वायर और ये माइनस का 2q स्क्वायर। अब आप गौर करो बेटा यहाँ पे ये क्यू स्क्वायर, ठीक है, एक आपका देखो प्लस में ये क्यू स्क्वायर है और ये क्यू स्क्वायर, ये बन गया 2q स्क्वायर, जो कि इस माइनस के 2q स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गए। और यहाँ पे आपका क्या बचा बदले में बेटा 144। मैं फाइनल कैलकुलेशन को रेड से ही दिखा रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए अलग से। 144, यहाँ पे आपका 324 बचा और यहाँ पे आपका माइनस का 36q बचा, ठीक है ना बेटा। तो 36q को इधर ले आओ, 36q इधर प्लस का आ गया, इधर 324 माइनस 144, ये बना कि नहीं बेटा, इतनी बात समझ में। अब इसको गौर देखो 324 माइनस 144, ये बना आपका 180, इधर बन रहा आपका 180, ठीक है ना। और ये बन रहा आपका 36q। अब देखो यहाँ से हम q की वैल्यू निकालेंगे, q इक्वल्स टू 180 बटा 36, ये बन रहा है कि नहीं बेटा। तो ये आपका बन गया 36 और ये 5 जा 36, 5 जा 180, ठीक है ना। तो q की वैल्यू आपकी आ गई 5 न्यूटन्स। इस तरीके से हमने q की वैल्यू निकाली, q इक्वल्स टू 5 न्यूटन। अब दुनिया भर के इक्वेशंस पढ़े थे जब, जिसमें से सबसे सिंपल इक्वेशन ये है, यहाँ पे q की वैल्यू पुट करके आप p निकाल सकते हो। देखो p क्या था बेटा, p यहाँ से बन जाएगा 18 माइनस क्यू बनेगा कि नहीं, तो p सिमिलरली तो नहीं, खैर p इक्वल्स टू 18 माइनस क्यू करके निकलेगा 18 माइनस 5, जो कि हो गया आपका 13 न्यूटन। तो p की वैल्यू इस तरीके से आपके पास आ गया 13 न्यूटन। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। तो इसने मैग्नीट्यूड ऑफ दी टू फोर्सेस पूछ रखे थे, यानी कि p और q की वैल्यू पूछ रखी थी। गिवन हम पे p प्लस क्यू की वैल्यू दिया हुआ था 18 न्यूटन, और इनको वेक्टोरियली ऐड करने के पे जो रिजल्टेंट आता है उसकी वैल्यू दे रखी थी 12 न्यूटन, और रिजल्टेंट का किसी एक गिवन वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है वो दे रखा था 90 डिग्री, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें हमें गिवन थी और हमसे पूछ लिया था इन दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ, p और q की वैल्यू। तो हमने p और q इक्वल्स टू 18 न्यूटन रखा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला खोला, वहाँ से एक इक्वेशन बना, और ये जो रिजल्टेंट का किसी एक गिवन वेक्टर के साथ एंगल दे रखा था उसके लिए एक tan बीटा का एक्सप्रेशन खोला, वहाँ से हमें तीसरा एक्सप्रेशन मिला। तीनों को कंबाइन करके हमने फाइनली सब जब एक ही वेरिएबल के टर्म में रिप्लेस किया, तो किसी एक की वैल्यू पहले निकाली और फिर उसको पुट किया किसी एक इक्वेशन में, दूसरी की भी वैल्यू हमने निकाल ली। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने p और q दोनों की वैल्यू पता कर ली। ये काफ़ी अच्छा था, मेन इसमें मैथमेटिक्स है, बाकी वेक्टोरियली ये सवाल भी अच्छा है, ठीक है ना। आई होप इतनी बात समझ में आती होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको एक बार दोबारा लूप में प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली q और p की वैल्यू क्या है, 5 न्यूटन एंड 13 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, ओके। अब देखो बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये एडिशन में हम आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, ठीक है। अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अभी इन डायरेक्शन को कैसे डिकोड करते हैं वो मैं बताऊंगा, पर फिलहाल
जिस वाटर में बोट रेसिंग कर रहा है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में कर रहा है इतनी की स्पीड से, और क्योंकि पानी का करंट मतलब पानी खुद भी तो फ्लो करता है, तो रिवर का एक अपना फ्लो है, तो उसकी फ्लो बेटा 10 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ डायरेक्शन में मेंटेन्ड है। ठीक है ना। अभी इन सब चीज़ों को डिकोड करते हैं, और फिलहाल हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी पता करना है। सीधी सी बात है, जो करंट की वेलोसिटी, वाटर करंट, पानी जिस तरफ बह रहा है उसकी एक वेलोसिटी होगी, और बोट जिस तरफ जा रहा है उसकी एक वेलोसिटी होगी, दोनों की रिजल्टेंट निकालना है। दैट्स इट। ये बेटा एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, एनसीईआरटी का है तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि वैल्यूज़ कुछ ऐसी फंसेंगी जो कि बहुत मुश्किल से निकलेंगी। ठीक है ना। एनसीईआरटी कभी परफेक्ट वैल्यूज़ पे तो सवाल देता नहीं है। आगे बढ़ते बेटा। तो सबसे पहले देखो, हमारा पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट। ठीक है ना। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन और ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन बेटा। ठीक है, अब देखो बोट की जो वेलोसिटी है, मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, वो 25 किलोमीटर पर आवर की नॉर्थ के डायरेक्शन में है। तो ये मैंने बोट की वेलोसिटी यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये आपकी क्या है बेटा, बोट की वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर की जो बोट की वेलोसिटी है, इट इज़ टुवर्ड्स नॉर्थ 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। ये हमारी बोट की वेलोसिटी दिख गई। दूसरा इन्होंने बताया है कि जो रिवर का जो करंट है ना, रिवर का जो करंट है, रिवर का करंट उन्होंने बताया इट इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, है ना। सबसे पहले तो देखो ये समझो, नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है बेटा, नॉर्थ के अपोजिट में होता है साउथ हमेशा। ठीक है, तो इधर कहीं साउथ होगा, है ना। तो इट इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ से यदि हम देखें, ऑफ साउथ बोल रहा है ना लास्ट में, तो मतलब वो साउथ से देख रहा है। यदि साउथ से हम देखें 60 डिग्री ईस्ट, मतलब साउथ से आप 60 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव करो, तो आप करीब करीब बेटा देखो यहाँ पहुंचोगे कि नहीं। मान लो ये मैंने, देखो ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपकी क्या है, इट इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। हमने साउथ से 60 डिग्री ईस्ट मुड़ना चाहा। ठीक है ना, एंगल वाइज हम 60 डिग्री से मुड़े यहाँ पे, दिस इज योर 60 डिग्री। तो आप पे ये डायरेक्शन मिला, है ना। इसी डायरेक्शन के अलोंग रिवर का जो करंट है उसकी स्पीड है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ वीसी से। वीसी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ करंट, यानी कि रिवर, जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की दी हुई है इन्होंने। और इसको मैं बोल देता हूँ वीबी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, जो कि 25 किलोमीटर पर आवर इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री पे है फ्रॉम साउथ। अच्छा, तो ऐसे में अगर आप गौर से देखो तो बेटा देखो, जो हमें मतलब किससे होता है, हमें मतलब होता है जो हमारे पास दो वेक्टर है उनके बीच में कितना एंगल है, हमें उससे मतलब होता है ना। फिलहाल देखो इसको थोड़ा हाईलाइट और कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो बेटा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल देखो, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, और ये 60, 90 में से अगर 60 माइनस कर दिया जाए ये 30 बनेगा कि नहीं। तो यहाँ का जो एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का, वो आपका बन गया 120 डिग्री। ये बात क्लियर होती होगी, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 120 डिग्री। और किसी भी दो वेक्टर के बीच का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करो, देखो यहाँ पे ये क्या है, टेल टू टेल जुड़े हुए, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो सिंपल। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ कैसे करेंगे, इस साइड के पैरेलल यहाँ पे एक साइड को एक्सटेंड करो। ठीक है, इस तरीके से हमने साइड को एक्सटेंड करा और इसको इसके पैरेलल ड्रॉ करो। तो ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया कि नहीं बेटा। अब ऐसे में जो इनके बीच का ये जो डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, इन दोनों के रिजल्टेंट स्पीड को या रिजल्टेंट वेलोसिटी को। ठीक है ना, वही पूछा है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, हम मैग्नीट्यूड वाइज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा के। ठीक है ना, तो दिस रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओके बेटा, अब हम फॉर्मूला लगा के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर हम इसकी रिजल्टेंट की किसी एक गिवन वेक्टर के साथ डायरेक्शन का भी एक्सप्रेशन देखेंगे और उससे हम डायरेक्शन भी पता करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जगह कम है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सोल्यूशन हमारा। तो सबसे पहले देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा या कह लो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, वो क्या होगा बेटा, v इक्वस टू अंडर रूट, ये आपका वी बी का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर प्लस 2 वी सी कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। ठीक है बेटा, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटा क्या देखेंगे, वी बी की वैल्यू हमें दे रखी है 25 का स्क्वायर, प्लस वी सी की वैल्यू हमें दे रखा है ये 10 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10, और कॉस 120 डिग्री बेटा ये -1/2 होता है,
हम अभी पीछे भी एक सवाल में देख चुके, ठीक है, ये है। अब इनकी वैल्यू यदि हम सॉल्व करें तो ये कितना बनेगा, 25 का स्क्वायर 625, 625 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 25, ये 50 हो गया, 50 इंटू 100, नहीं पहले तो 2 से 2 कटा, 25 इंटू 10 250, और ये माइनस का साइन, माइनस का 250, ठीक है, यहाँ से ये माइनस का 150 बना। तो कुल मिला के अगर हम इसमें से माइनस का 150 और हटा दे तो हमारा बचेगा अंडर रूट में 475, 475। इसका बेटा अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाले, ये लमसम आपका आ जाएगा 21.8, ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपकी आ जाएगी 21.8। v इक्वल्स टू इतना किलोमीटर पर आर आ गया, जहाँ पे v आपका क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट रिजल्टेंट वेलोसिटी आपका कितना आ गया, 21.8 किलोमीटर पर आवर। हमने बेटा रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर ली, अब हमें क्या करना है बेटा, इसके डायरेक्शन के लिए भी बात करनी है। तो हम एक काम करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो ये v है उसने मान लो किसी एक गिवन डायरेक्शन में, जैसे मान लो नॉर्थ में या ईस्ट में, कहीं से भी मान लो, मान लेते इसने नॉर्थ के साथ, ठीक है, इसने क्या कर रखा है बेटा, नॉर्थ के साथ ये वाला जो एंगल है, लेट सपोज कि आवर रिजल्टेंट मेक्स एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के डायरेक्शन से मेरा कहने का मतलब है वी बी वेलोसिटी के साथ इसने कितना एंगल बना रखा है, बीटा एंगल बना रखा है। तो बेटा उस हिसाब से किसी एक को तो मानना पड़ेगा ना, तो ये माना है, तो बेटा डायरेक्शन के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो डायरेक्शन के लिए आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा टेन बीटा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का हो गया, ये डायरेक्शन का, टेन बीटा आएगा इक्वल्स टू, अब देखो टेन बीटा इसके साथ माना है ना, तो इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आएंगे जो कि है वी सी साइन थीटा अपॉन वी बी प्लस वी सी कॉस थीटा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, अब तक तो ये पैटर्न समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं। अच्छा अब वैल्यूज पुट करो बेटा, वी सी की वैल्यू 10 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई वी बी हो गया आपका 25 प्लस वी सी हो गया आपका 10 इंटू कॉस 120 डिग्री, ठीक है बेटा। कॉस 120 डिग्री हमें पता है माइनस का 1/2 होता है, माइनस का 1/2, तो 2 से ये 5 टाइम्स कटेगा, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस का 5 है, तो नीचे आपका बेटा 20 बच रहा है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है, नीचे का सॉल्व करके 20 ही आएगा। ऊपर क्या है 10 टाइम्स साइन 120, साइन 120 की वैल्यू बेटा √3/2 होता है, ठीक है। साइन 120 को आप 90 + 30 करके सोचो, तो 90 + 30 करके आप सोच सकते हो इसको, 90 + 30, और साइन 90 + थीटा कॉस थीटा बनता है कि नहीं, तो यहाँ पे कॉस 30 आ जाएगा, और लेकिन प्लस करके ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा है ना, 90 प्लस करके सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, तो और साइन ही है ये, है ना, तो ये तो पॉजिटिव में ही देगा, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा साइन 120 का कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू बेटा √3/2 होता है, ठीक है ना, वो आप करके देख लेना अपना, तो √3/2 होता है, तो 10 इंटू √3/2, यहाँ पे भी 2 से ये 5 टाइम्स कटेगा, तो ये बने, और 5 से ये देखो 4 टाइम्स कट रहा है, ठीक है ना, तो फाइनली इसका आंसर आ गया 10 बीटा बराबर √3/4। अरे भाई √3/2 ही दे देता ये, तो आराम से निकाल सकते थे हम, है ना, या सॉरी अभी ये 10 बीटा है, इसमें भी हम नहीं निकाल सकते, फिलहाल हमें इसका बेटा अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना पड़ेगा। अगर बेटा इसका कैलकुलेटर से हम अप्रॉक्सीमेट आंसर देखे तो करीब करीब ये 0.33 नहीं 0.433 आएगा, 0.433, और बेटा बीटा निकालने के लिए हमें tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू निकालना पड़ेगा 0.433, और ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 23.4 डिग्री, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू फाइनली हम पे आया 23.4 डिग्री। आपको अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाओगे अनलेस वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि tan इनवर्स 0.433 की वैल्यू इतनी होती है, क्योंकि उसे पता है बच्चा आगे जाके इस वैल्यू पे अटकेगा, तो क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं गिवन होगा आपको, ठीक है ना। अदरवाइज वो वैल्यूज़ को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करके देंगे एग्जामिनर कि आप उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, मतलब आपको पहले से पता होगा। तो आई होप बेटा ये वेक्टर एडिशन पे ये सवाल आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। 5 सवाल किए हमने, बहुत ही बेहतरीन सवाल थे, ठीक है। शुरुआत में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए, और उसके बाद ये पहला, ये दूसरा, और फिर इसी तरीके से 3 और बेहतरीन सवाल थे। ये सारे क्वेश्चंस अपने आप में यूनिक है, ठीक है। आई होप आपको अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं आती होगी, सवाल सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत अब नहीं होगी अभी से,
ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके।